अस्सलाम वालेकुम वंस अगेन। जिन लोगों तक वेलकम, आप लोगों के मज़े लग गए। फिर 20 मिनट बगैर पढ़ने का मौका मिल गया, चिल ठंडे एसी वाले कमरे में बैठ के। जितनी देर से सर आएंगे उतना कम पढ़ाएंगे, जितना कम पढ़ाएंगे उतना मज़े आएंगे। चैप्टर में वैसे बेचारे हमारे बचा कुछ है नहीं, लेकिन लेट आना तो अच्छी बात नहीं है। और जो बिल्कुल सर्दियों में अगर लेट आते तो चाय होती। अभी गर्मियाँ हैं तो मैं फ़ौरन से जो है ना उनको मैंने कहा मैं एक जगह ब्लॉक हो गया हूँ, और चूँकि मैं लेट हूँ तो ये जो बच्चे बेचारे आए हुए हैं और टीचर का इंतज़ार कर रहे हैं, तो इनको जो है वो कुछ ना कुछ जुर्माने के तौर पे जाना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली हमारी कैंटीन वाले भाई साहब ईद से वापस आए ही नहीं, और सुना इस हफ्ते के एंड तक नहीं आएंगे। तो ऐसे में मैंने उनसे फ़ौरन से पूछा, मैंने कहा क्या सिचुएशन। उन्होंने कहा जी इधर तो कुछ नहीं है। मैंने कहा जी फिर आसपास थोड़ा सा पता करें, अगर ये पास में जो खोखा है ये खुला हो या पीछे दुकान खुली हुई हो। तो वो इतनी सारी तादाद में लोगों ने चिप्स या जूस एक साथ नहीं रखे हुए होते। तो बहरहाल हमारी टीम इस वक्त रिसर्च पे निकली हुई है, और मतलब मेरा ये था कि मज़दूर का पसीना खुश्क होने से पहले पहले जो है ना उनको वो हो जाए। तो मैंने कहा था कि मेरे पहुंचने से पहले पहले अगर कुछ बच्चों तक पहुंच जाए तो ये बड़ी अच्छी बात है। तो उसमें ज़ाहिर है हमारे सब्जेक्ट में मार्जिन है, लेकिन बहरहाल बीइंग अ प्रोफेशनल टीचर ये गलत बात है कि मैं क्लास में लेट पहुँचूँ। तो अगर मैं क्लास में लेट पहुँचूँ तो मुझे इसका एहसास भी होता है, और सिर्फ एहसास अल्फाज में नहीं होता, मैं उसको फाइनेंशियली जो है ना वो मतलब वो एहसास आगे तक कंट्रीब्यूट करता हूँ कि वो बेचारे बच्चे जिन्होंने इंतज़ार किया। तो जैसे एक भाई ने कहा सर्दियों में अगर कभी कभार मैं इस तरह से हो जाए कि लेट हो जाए तो फिर मैं बच्चों को चाय पिलाता था। अब चाय तो इस वक्त इतनी तपती गर्मी में दोपहर के करीब जो है ना वो पीना मुनासिब नहीं है। तो इसलिए जूस या बिस्किट या चिप्स विच एवर इज़ अवेलेबल। तो इसमें ये 3 तरह के आइटम होते हैं। इनमें सबसे महंगा होता है जूस, उससे थोड़ा सा कम महंगा होता है चिप्स। जूस होता है नॉर्मली 60-70 रुपए का, चिप्स होता है नॉर्मली 50-60 रुपए का। अब तो 50 वाले चिप्स भी अक्सर नज़र नहीं आते, वो भी 50 वाले पैकेट 60 के हो गए। और हाफ़ रोल जो है बिस्किट का वो तकरीबन 40 रुपए का होता है। तो इसी हिसाब से ना हमने जुर्मानों को 3 लेवल में डिवाइड किया हुआ होता है। सबसे पहले मैं एक फैक्ट बता दूं जिसका अभी तक जिक्र नहीं हुआ। आप याद करें क्लास के शुरू में कहता था अरे बच्चे तो आए नहीं, और फिर अचानक से कुछ ना कुछ बच्चे आना शुरू हो जाते थे। तो होता ही है कि कुछ बच्चे जो है वो अकाउंटिंग की क्लास लेके फारिग होते हैं 11:30 पे, और टीचर निकलते निकलते भी उनके 1-2 मिनट तो ज़रूर खा जाता है। फिर वो बच्चे वहाँ से एक सफ़र शुरू करते हैं, उस कमरे से निकलने में 1 मिनट लग जाता है। फिर जो है वो ऐसे घूम के यहाँ तक आते हैं। तो टेक्निकली वो लोग 11:35 से पहले नहीं पहुँच पाते। कल जब ये क्लास ख़त्म हुई है, मैं जल्दी क्लास ख़त्म करके साथ वाले रूम में पहुंचा कि मैं अगली क्लास वहाँ रिज्यूम करूँ, तो वहाँ हमारे टेक्स्ट के टीचर थे। वो जब बाहर निकले उन्होंने कहा जी डेली मैं 3-4 मिनट लेट हो जाता हूँ, क्योंकि चक्कर ये है कि मुझे भी ये क्लास लेट मिलती है और बच्चे जो आते हैं तो वो क्लास देर से शुरू होती है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये क्लास का टाइम 11:35 से 12:35 हो जाए और आप 12:35 पे आएँ तो आपको क्लास मिल जाए? तो फिर मैंने सोचा कि ये एक्स्ट्रा 5 मिनट किन बच्चों के हिस्से में आने चाहिए? उन बच्चों के हिस्से में आने चाहिए जो ऑलरेडी 5 मिनट लेट थे। तो अब फिर अगर मैं लेट तक चलूं तो अगला ख़तरा ये होता था कि जो टैक्स वाले टीचर हैं वो बेचारे उनको इंतज़ार ना करना पड़े। लेकिन टैक्स वाले टीचर ने तो खुद कहा कि वो पिछली क्लास से 12:35 पे निकलना चाहते हैं। तो कहानी बड़ी सीधी हो गई, ये 11:35 से 12:35 पे कहानी सेट हो गई। तो वैसे तो 11 बजे टाइम है और मेरी भी कोशिश होगी कि 11 बजे आऊँ, लेकिन तकरीबन हम बहुत तेज़ी से एक्टिविटी अपनी नहीं शुरू करेंगे 11:35 तक, क्योंकि कुछ लोग जो है वो बेचारे ट्रैवल कर रहे होते हैं। जैसे कल मैं हैरान हुआ कि अब तो रिज़ल्ट भी आ गया PRC का, तो अब बच्चे कहाँ हैं? तो वो क्लास के शुरू में नहीं थे, लेकिन वो जब वो उधर से क्लास ख़त्म हुई और उधर से घूम के आए तो 5-6 मिनट बाद क्लास में जो है ना आवाम नज़र आ रही थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि क्लास का ऑफिशियल स्टार्टिंग टाइम राइटिंग कितना मोटिवेट करती है मेरी, है ना, कि इनका क्वालिफाई हो गया है। तो इसका मतलब है कि आप लोग तो जो इससे थोड़ी बेहतर राइटिंग करते हैं, आप लोग इंशाल्लाह जो है ना आपकी राइटिंग समझ लेगा ही क्या। ठीक है, ऑफिशियल स्टार्टिंग टाइम हो गया 11,
11:35 AM। अब इसमें लेवल वन है कि टीचर 15 मिनट लेट हो। लेवल 2 है मजीद 10 मिनट लेट हो। लेवल 3 है मजीद 5 मिनट लेट हो। तो लेवल 1 का मतलब है 1 आइटम, लेवल 2 का मतलब है 2 आइटम्स, और लेवल 3 का मतलब है ये नहीं अगर हमारी कैंटीन प्रॉपर चल रही हो, उनके पास स्टॉक अवेलेबल हो, तो फिर फौरी अगर मैं लेवल 3 जितना लेट हो गया, फॉर एग्जांपल मैं 11:55 तक चला गया, यही कहानी बन रही है ना। 11:35 में प्लस 15, 11:15 नहीं, अच्छा हाँ 35 पे शुरू हो रही है कहानी, तो 11:50 पे पहला लेवल, 12 पे दूसरा, और 12:05 पे तीसरा इज इक्वल टू अचानक एब्सेंट। अगर किसी वजह से अचानक से आपको पता लगे, ओहो आप क्लास में आ गए हो, पता लगे नहीं जी आज फलाना रीजन की वजह से, मेरी रीजन की वजह से, एक तो ये कि एलडीए वाली कॉलेज सील करके चले जाए, उसका तो कुछ नहीं कर सकता। आपको पता है कभी भी कोई भी डिपार्टमेंट वाला आता है, कभी वो जनाब हमारे मार्केटिंग पे, कभी हमारे वो बोर्ड की वजह से कुछ मसला कर जाते हैं, कभी वो कहते हैं कि जी आपने इस महीने जो है वो किसी भी किस्म का चाय पानी हमसे नहीं शेयर किया, तो आप क्यों कॉलेज चला रहे हैं। तो होता ये है कि वक्तन फवक्तन कभी ना कभी डिपार्टमेंट वाले, तो अगर इस तरह की कोई अनकंट्रोलेबल फैक्टर की वजह से क्लास ऑफ हुई तो वो मेरे खाते नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप आए हुए हैं, हर चीज़ सही है, और मेरे बारे में पता लगा है कि भाई साहब एक ऐसी मीटिंग में थे कि ऐसा गंदा फंसे कि वो क्लास तक पहुंच ही नहीं पाए, तो भले आपको 11:35 पे ऐसी खबर मिल जाए, लेवल 3 काउंट होगा, यानी आपको फ़ौरन से यहाँ से 3 चीज़ें देकर रुखसत किया जाएगा, चिप्स, बिस्किट और जूस। तो ये 1, 2 और 3 आइटम ये सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी है, लेकिन हमारी बाय डिफ़ॉल्ट ये है कि सबसे पहला सबसे महंगा आइटम होना चाहिए जूस। अगर लेवल 2 हो जाए तो जूस प्लस चिप्स, और लेवल 3 हो जाए जो बेचारा 5 ही मिनट बाद फ़ौरन से पड़ गया, तो थोड़ा सा खर्चा कम कर देते हैं, और इसमें वो जो बिस्किट्स के हाफ रोल हैं वो हो जाएंगे। तो कुछ कहानी समझ आई, लेकिन हमारे जुर्माने अभी तक नहीं पहुंचे। मेरा था आगे पढ़ाई शुरू होने से पहले जुर्माना पहुंच जाए, लेकिन कोई बात नहीं, आगे हमारी पढ़ाई 20 चैप्टर की को बहुत ज़्यादा नहीं रहती। तो अब ये ऑफिशियली इसको 11:35 काउंट कर लेते हैं, ताकि अगर आप में से कुछ लोग 11:30 पे भी फ्री हो गए हैं तो उनको भी कोई 4-5 मिनट की ब्रीदिंग स्पेस मिल जाए, और हमें भी पता लग जाए कि क्लास में एक दफ़ा स्टूडेंट्स आके बैठ जाएं ताकि सही से पढ़ाई शुरू हो सके। और 12:35 तक अगले वाले सर ने तो मुझे ग्रीन सिग्नल दे दिया, तो कभी कभी मैं 2-3 मिनट लेट हो जाया करूँगा मज़ीद पढ़ाते पढ़ाते। चलें, तो 11:35 से 12:35 तक हमारा टाइम है, और मेरी कोशिश होगी कि 12:35 से पीछे मैं क्लास से निकल जाऊं, ताकि अगले टीचर क्लास में आए और आप लोगों की 12:35 पर अगली क्लास शुरू हो जाए। क्या सारी चीज़ें क्लियर हैं? और ये जो जुर्माने हैं ये स्टूडेंट्स की फरमाइश पे नहीं है, ये सेल्फ इम्पोज्ड है। क्योंकि एक तरीका ये है कि मैं आके कहूँ हाँ तो क्या हुआ, कोई बात नहीं है, ये कौन सा कोई रेगुलर कॉलेज है और हम आपको कौन सा एब्सेंट होने पे फ़ाइन करते हैं, हम कौन सा लेट होने पे आपको फ़ाइन करते हैं। तो ठीक है, सही है, अगर मैं थोड़ा लेट हो गया मैं थोड़ा सा आगे पढ़ा के आपका वो गैप कवर कर दूंगा, लेकिन वो एक ढिठाई वाली बात होगी, गलत बात होगी। लेट आना अच्छी बात कहीं से भी नहीं है। ऑल्दो मैं अपनी पहली क्लास B-Log इसलिए रखवाता हूँ कि अगर कभी किसी भी जगह से किसी एक्टिविटी से आता है तो लेट हो जाए, तो B-Log बेचारा सिलेबस ही इतना है कि इसमें कोई बहुत ज़्यादा हर्ज हो नहीं पाता, चाहे भी तो बहुत ज़्यादा हर्ज नहीं हो पाता। तो ये हमारा पैटर्न है लेट होने की, ये जुर्माने हैं। 11:35 से कहानी शुरू होगी। LD वालों का क्या करना है? असल में ये आपके सामने तो इस तरह का मसला पहले आया ना, हम तो बरस इस तरह के मसलों मसाइल फेस कर रहे हैं, तो अभी उनके नोटिस के ऊपर हमने अपना नोटिस लगाया हुआ है। उन नोटिस लगा के गए थे कि हमने सील कर दिया, हमने उसके ऊपर नोटिस लगा दिया कॉलेज का टाइम टेबल ये है। वो कहते हैं हमारा नोटिस हटाना नहीं है, कानूनी तौर पे हम उनका नोटिस फाड़ नहीं सकते, उसे हटा नहीं सकते, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि उस नोटिस के ऊपर कुछ नहीं लगाया जा सकता। तो कानून का सहारा लेते हुए जो है हमने उनके, अगर आप उधर उस कैंपस में जाएंगे तो आपको जो है वो एक सफ़ेद कागज़ जो है उस नोटिस के ऊपर नज़र आएगा। तो ये बहरहाल ये मसलों मसाइल रहते हैं, कभी इस बिल्डिंग में कभी उस बिल्डिंग में, चूँकि उनको होता है कि लोग क्यों किसी किस्म की कारोबारी एक्टिविटी कर पा रहे हैं,
मतलब पाकिस्तान के हालात जब बहुत अच्छे नहीं हैं तो इसमें क्यों कोई कम से कम कुछ कोशिश कर रहा है। कभी वो कहते हैं बाइक्स क्यों खड़ी हैं, हम कहते हैं भाई कॉलेज है तो बाइक तो खड़ी होंगी, नहीं तो यहाँ कॉलेज क्यों, हम कहते हैं भाई कमर्शियल बिल्डिंग है, कमर्शियल टैक्स इसका जा रहा है, हम इसके कमर्शियल किराए दे रहे हैं, कमर्शियल हमारा बिजली का मीटर लगा हुआ है, और आप कह रहे हैं कि आप सारी कमर्शियल एक्टिविटी करें लेकिन कोई बाइक भी नजर नहीं आनी चाहिए। तो कहते हैं जी बाइक्स अंदर क्यों नहीं जाती, हमने कहा अंदर जगह नहीं, उन्होंने कहा जगह क्यों नहीं, हमने कहा जी LD अप्रूव नक्शा है, कमर्शियली अप्रूव नक्शा है, सारा कुछ हुआ हुआ है। तो उसके बाद फिर वो कहते हैं कि नहीं फिर कोई और ऐसी रीजन जो आपको नहीं पता लेकिन हमें पता है, उस वजह से आप गलती पे। तो हम कहते हैं जी कानूनी तौर पे तो हमें नहीं पता, लेकिन अगर आप अपनी पावर को यूज़ कर रहे हैं तो अच्छा बैठे आए, थोड़ी सा चाय पीते हैं, थोड़ा सा बिस्किट वगैरह खाते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली आप लोग जो है ना अभी अब छोटे हैं तो ज़रा कमज़ोर अजहान जो है ना बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे, लेकिन जब आप बड़े होंगे और किसी भी किस्म की कोई एक्टिविटी करेंगे तो आपको बहुत सारे महकमे वाले टकराएंगे और वो आके कहेंगे कि आप अकेले क्यों काम कर रहे हैं, हम महकमे वाले किस लिए हैं। यहाँ बड़ा ख़राब पानी आता था तो हमने कहा कि भाई बड़ा ख़राब पानी आ रहा है जो वासा वाली साइड से आ रहा है, तो उन्होंने कहा जी बस ये ऐसे ही है, आपने इसका बिल भी देना है और यही ख़राब पानी वो करना है। हमने फिर बोरिंग कराई और अब अपना पानी हम ज़मीन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वासा के मुताबिक एक जुर्म है, किसी शहरी की साफ़ पानी तक रसाई, चाहे वो अपने स्टूडेंट्स के लिए हो, ये एक जुर्म है। तो पहले उन्होंने उसका जुर्माना डाला, हमने वो जुर्माना अदा कर दिया। उसके बाद से वो 25,000 रुपये महीना हमें बिल भेजते हैं उस पानी का जो हमने कंज्यूम नहीं किया। कैपेसिटी चार्जेस समझते हैं, वो कहते हैं जी इस पट्टी में जितने भी लोग हैं दे आर प्रिज्यूम्ड कि वो चूंकि कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो वो इतना सारा पानी इस्तेमाल कर रहे होंगे कि उनका बिल 25,000 होना चाहिए। हमने कहा जी हमें वासा का कनेक्शन ख़त्म करवाना है। उन्होंने कहा ठीक है, वासा खाली वाटर नहीं है, WASA क्या है जी, वाटर एज सैनिटेशन। तो ये जो सीवरेज का निज़ाम है ना ये भी इसी दायरे के अंदर आता है। तो उन्होंने कहा ठीक है आप हमें पानी का बिल ना दें, हम आपकी सीवरेज लाइन क्लियर नहीं रखेंगे। तो हम थोड़ी सी सीवरेज लाइन अपनी क्लियर रखवाने के 25,000 रुपये पर मंथ देने पर मजबूर है। या यूँ समझें कि वो पानी जो हमने कभी लिया ही नहीं उसकी कॉस्ट हमें तकरीबन 20,000 के करीब पड़ती है और 5,000 सीवरेज की। तो खैर मतलब जो है ना मैं अचानक इसलिए दुखी हो गया कि भाई ने ना वो LDA का जिक्र कर दिया था या इस तरह से, तो जो है ना तो बहरहाल कॉलेज में एक्टिविटी होती रही। फिर वहाँ किसी ने तंग तो नहीं किया आज क्लासों में जाके, बस ठीक है सही है। इसका मतलब है कि जो है ना उन्हें समझ आ गया है कि ज़रा इजी हो के कभी शाम के वक्त इन लोगों से मिल के बैठ के कोई चाय पी जा सकती है। अल्लाह खैर करे। तो आखिरी दिन हम लोगों ने पढ़े एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स, याद है? और लोगों को देख के दुख हुआ कि वो जो मेरे पास आइटम्स लिखे हुए थे उसमें जो सबसे कमज़ोर आइटम लिखा था वो पहुंचा, क्योंकि मैंने भी इन्हें कहा था कि अब कैंटीन नहीं थी तो जो फास्टेस्ट प्रोक्योर किया जा सके और जो ज़्यादा तादाद में। अब आपको पता है खोखे वाले ने भी 70 चिप्स तो नहीं रखे हुए होते या 80-90 जूस तो नहीं रखे हुए होते। तो इसलिए जो है वो मैंने उनसे कहा था कि इस वक्त जो मिलता है कम अज़ कम, अभी तक तो रूल्स भी नहीं डिफाइन हुए, तो कितना मज़ा आता। मैं आज आके कहता मैं लेट हो गया, चलो अब कल से अगर लेट होंगे तो उसका ये होगा। तो चलें इस वक्त वो कहते हैं कि जो मिल गया वो गनीमत है, ठीक है। और हो सकता है ये भी कुछ रैंडम शफलिंग हो, आगे वालों को बिस्किट मिल जाए, पीछे वालों को चिप्स मिल जाए, नसीब से तो नहीं लड़ सकते। एक्सेप्टेंस के एसेंशियल्स में एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल है। किबला रोशनी डालें। इसमें सर्टेनिटी होनी चाहिए, यानी कि बड़ा क्लियर कट अगला बंदा हू बहू सीधा सीधा वो चीज़ मान जाए, एब्सोल्यूट महकम होनी चाहिए, कंफर्म होनी चाहिए। तो ये अनकंडीशनल क्या बुला है? एक्सेप्ट करते हुए उस बंदे ने अपनी कोई नई शर्त ऐड ना कर दी हो कि अच्छा जी मुझे एक्सेप्ट तो है लेकिन ये वाली शर्त आप बीच में ऐड कर दें। तो अगर वो ऐसा ऐड कर दे तो फिर क्या होगा? वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि उसने कंडीशन ऐड कर दी। अब ये काउंटर ऑफर बन जाएगी और आपको पता है काउंटर ऑफर आने पे ओरिजिनल ऑफर वो मर जाती है। तो एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए और
अनकंडीशनल होनी चाहिए। अच्छा, कुछ लोगों तक चीज़ पहुंची और कुछ तक शायद नहीं पहुंची, तो हो सकता है अभी वो पहली खेप आई हो, वो किसी और दुकान को तलाश करके कुछ और मजीद माल ला के वो कर रहे हो, तो इंशाल्लाह जाने से पहले पहले तक आप सब लोगों को कुछ ना कुछ मिल चुका होगा। अब वो आगे जब कैंटीन भी अगर सही से रिस्टोर हुई भी होगी तो फिर वेटिंग टाइम नहीं होगा, चूँकि कैंटीन की सबसे ज़्यादा सेल यही होती है कि कोई टीचर अगर क्लास में बच्चों को कुछ जुर्माना वगैरह कर दे, बाकी तो सबने मेस लगाए हुए हैं, वो अपने हॉस्टल से खा पी के आते हैं और बाहर की दुनिया से कुछ खाना कुफर समझते हैं। एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट और अनकंडीशनल है, ये बात हम सबको समझ आ रही है। एक्सेप्टर को प्रपोजल का पता होना चाहिए, इसके बारे में आप कुछ बताएंगे? एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ प्रपोजल, क्या हम कहना चाह रहे हैं हम? ये है कि अगर वो एक्सेप्टेंस शो कराएगा ना, एक्सेप्टर उसको पता होगा ऑफर कौन सी है, कि अगर वो उसने ऑफर दी है और वो एक्सेप्टेंस के बगैर उसको पता नहीं ऑफर है और वो एक्सेप्ट कर लेते और बाद उसको ये ऑफर है तो ये एक्सेप्ट। ठीक है, यानी कि हम कहते हैं ना एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। अब एक्सेप्टेंस वाला एक ऐसा एक्शन कर रहा है जिस एक्शन को हम कह रहे हैं एक्सेप्टेंस है, लेकिन उसे पता ही नहीं है कि कोई ऑफर भी मौजूद है। जैसे कल हमने कहा कि वो बटवा ला के देने वाले को तो पता ही नहीं है कि अगले बंदे ने एक ऑफर दी हुई है। तो अगर आप एक एक्शन करें और वो एक्शन एक्सेप्टेंस जैसा हो लेकिन आपको पता ही नहीं ऑफर का, तो आपके उस एक्शन को एक्सेप्टेंस नहीं काउंट करेंगे, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट नहीं होगा। तो एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल। इसमें कोई सवाल, पॉइंट बाय पॉइंट चल रहे हैं, जिसमें कोई भी सवाल हो, ये क्लियर है? फिर हम कहते हैं कि एक्सेप्टेंस जो है वो लैप्स ऑफ ऑफर से पहले पहले हो जानी चाहिए। ये बात भी समझ आ रही है? एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट होनी चाहिए, इट शुड कम टू नॉलेज ऑफ ऑफरी। लेकिन जब खत आ जाए फिर क्या होगा? जब खत आ जाए तो दो अलग अलग लोग हैं, एक ऑफरर है एक ऑफरी है। ऑफरर के नज़दीक किस दिन एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई? जिस दिन एक्सेप्टर ने खत रवाना किया। व्हेन लेटर इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन, व्हेन एक्सेप्टेंस इज पुट इन कोर्स ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब है ट्रांसमिशन के रास्ते पे डाल दिया। तो जब, या आप आसान अल्फाज में कह सकते हैं व्हेन एक्सेप्टर सेंड्स द लेटर, तो जिस दिन एक्सेप्टर ने लेटर भेजा उस दिन ऑफरर के नजदीक एज पर या अगेंस्ट प्रपोजल वो है डेट ऑफ एक्सेप्टेंस और वही है डेट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एज पर एक्सेप्टर जब ऑफरर तक, अब यहां बड़ा ध्यान रखना, ऑफरर और ऑफरी आगे पीछे हो जाते हैं, जब ऑफरर तक एक्सेप्टेंस का खत पहुंच जाए, तो व्हेन लेटर रीचेज ऑफरर, तो फिर हम कहेंगे कि यहां पे एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट हो गई है एज पर एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर के नजदीक तब होगी जब व्हेन लेटर रीचेज, और ऑफरर के नजदीक कब होगी? When letter was started, when letter was put in course of transmission, ये इस तरह से करके ये दोनों तरह की बात समझ आ रही है। ये कानून के पीछे लॉजिक समझ आई। क्योंकि ऑफर देने वाले को तो पता है, वो तो रेडी बैठा हुआ है, एक्सेप्टर सुकून से बैठा था, अचानक से एक ऑफर आके टकरा गई। अब जब ऑफर आके टकरा गई तो वी शुड काउंट सम टाइम जिसमें वो थोड़ा सा डिसीजन लेगा, चीज़ें इकट्ठी करेगा, और जैसे ही ओके कर देगा तो वो अपनी तरफ से सोच के बैठा होगा कि भाई मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट को ओके कर दिया है, वो तो अपने पास चीज़ें रेडी रख के बैठा हुआ होगा। तो इट इज़ ऑफर जिसको उतना रीज़नेबल इंतज़ार ज़रूर करना चाहिए जितना रीज़नेबल इंतज़ार उसकी ऑफर ने पहुंचने तक लगाया, प्लस एक्सेप्टर को जो टाइम मिला। तो इसका मतलब है कि लॉ ने एक्सेप्टर को डिफेंड करने के लिए, बचाने के लिए रूल ये बनाया कि जिस दिन एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस रवाना कर देगा, ऑफरर को पता है या नहीं पता, वो बाउंड हो जाएगा। इवन लेटर रास्ते में गुम हो जाए फिर भी रीजनेबल टाइम तक उसे इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि उसे नहीं पता कि एक्सेप्टर ने ओके किया है या नहीं ओके किया। ये रूल सबको समझ आ रहा है? एक्सेप्टेंस या ऑफर में नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं होनी चाहिए। ये नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है? जो बिल्कुल जिन भाई से सामने टक्कर लग रही है, अगर मैं यहाँ से एक गाड़ी को तेजी से भगाऊं तो जिसको जाके टक्कर लगे, जी कुछ अपने अल्फाज में बिल्कुल सामने, जो सबसे पहले भाई सामने आ रहे हैं, ग्लासेस वाले भाई, उधर देख के कुछ नहीं पता लगना, आपने बताना दिमाग से ही है। तो उधर तो बड़ा अजीब सा जुमला लिखा हुआ है। क्या है नेगेटिव कंफर्मेशन? सिर्फ रट्टा नहीं मारना, हमने सिर्फ लिख के याद नहीं करना, पहले समझ लेना है, बाद में याद करना है। क्योंकि पेपर में पहली सिचुएशन आएगी, सिचुएशन समझ नहीं आई तो रट्टा भी बेकार है।
अगर सिचुएशंस में पता ही नहीं लगा कि मैंने कौन से रूल तक पहुंचना है तो फिर कहानी आउट है। तो सिर्फ रट्टा इज नॉट द स्किल, रट्टा बाद वाली स्किल है, पहली स्किल है हमें समझ आना चाहिए। तो नेगेटिव कंफर्मेशन के बारे में आप उर्दू में, सराइकी में, किसी भी तरीके से अगर समझाना चाहें तो उसको नेगेटिव कंफर्मेशन क्या होती है, मतलब आम दुनिया में हम क्या कहेंगे कि नेगेटिव कंफर्मेशन किस चीज़ को कहते हैं? ठीक है, इन्होंने बिल्कुल सही कहा। नेगेटिव कंफर्मेशन एक ऐसे फिनोमेना को कहते हैं जिसमें अगला बंदा जवाब ना दे तो यस कंसिडर किया जाता है। यही सवाल करने वाला उसे कह देता है कि हाँ भाई क्या हम 3 दिन बाद फिर वहाँ इकट्ठे होते हैं, खाना खाते हैं या हम ये कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट करते हैं, अगर तुम्हें कोई एतराज़ है तो बता दो। अब जब अगला बंदा खामोश रहा तो इसका मतलब है कि उसे एतराज़ नहीं है और उसकी खामोशी को मान लिया जाएगा कि उसने एक्सेप्ट कर दिया है। आम दुनिया में बहुत सारे लॉज में ये ज़रूर चलता है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ने कहा नहीं भाई हमें प्रॉपर तरीके की एक्सेप्टेंस चाहिए, आप नेगेटिव कंफर्मेशन नहीं कर सकते। जवाब ना देने को इनकार तो माना जा सकता है, इकरार नहीं माना जा सकता। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बड़ा क्लियर कट है, इस पर स्पेसिफिक है कि भाई एक्सेप्टेंस जो है वो नेगेटिव कंफर्मेशन मोड में नहीं होनी चाहिए। कोई कन्फ्यूजन इस रूल में नहीं। ये नेगेटिव कंफर्मेशन को डिस्क्राइब किया ब्रैकेट में और ऊपर बताया है कि एक्सेप्टेंस इस मोड में नहीं होनी चाहिए, ना ऑफर इस मोड में होना चाहिए, ना एक्सेप्टेंस इस मोड में होनी चाहिए। कोई कन्फ्यूजन? कल हमने जितना पढ़ा उसमें कोई सवाल? ठीक, ठीक है, हमने मोड की बात की थी, ये पॉइंट हमारा डिस्कस होने से रह गया था। एक्सेप्टेंस वैसे ही तरीके से होनी चाहिए, मोड वही तरीके से होनी चाहिए जो बताया गया है। ऑफर देने वाला कहेगा भाई इस ऑफर का जवाब आपने व्हाट्सएप पे देना है, इस ऑफर का जवाब आपने खत में देना है, इस ऑफर का जवाब आप ऐसे देंगे कि आप खुद आएंगे, हमारे सामने बैठेंगे और साइन करेंगे। कोई तरीका बताया होगा, तो एक्सेप्टेंस का जो तरीका बताया गया उस तरीके से होना चाहिए। और अगर फर्ज करें किसी ने तरीका नहीं बताया तो जो यूजुअली जिस तरह का तरीका होता है उस तरह की ऑफर जिस तरह से एक्सेप्ट की जाती है लोग उस तरह से करेंगे। बट आपने एक बंदे को तरीका बताया कि यूं एक्सेप्ट करना और उसने उस तरीके को फॉलो नहीं किया। हमने बच्चे से कहा कि भाई आप जो है वो हमें व्हाट्सएप पे अपना CRN नंबर, सब्जेक्ट्स और फीस लिख के भेज दो और तस्वीर खींच के भेज दो जो आपने फीस जमा कराई है। बच्चे ने हमें ख़त लिख दिया और ख़त में ये सारी बातें कर दी। अब हमें अच्छा नहीं लगा, हमने उसे एक मोड कहा था। अब ऐसा नहीं है कि उसने एक्सेप्ट नहीं किया, एक्सेप्टेंस में मसला नहीं है, एक्सेप्टेंस भेजने के तरीके में मसला है। तो ये इतना बड़ा इशू नहीं है। अगर हमें बुरा लगा तो हमें चाहिए कि हम क्या करें, इंसिस्ट करें, इंसिस्ट करें ऑफरर के भाई आपने ऑफर उस तरीके से एक्सेप्ट नहीं की जिस तरीके से मैंने आपको कहा था। इफ़ ही फेल्स टू इंसिस्ट, हम नहीं इंसिस्ट करते। ख़त आया, हमने कहा यार बच्चे को कहा भी था व्हाट्सएप, चलो कोई बात नहीं ख़त आ गया है। ये नहीं, अगर ख़त आया और हमने उसके ऊपर कोई एतराज़ नहीं किया सामने वाले बंदे को, तो ये समझा जाएगा, इट इज़ डीम्ड कि हमने वो वाली एक्सेप्टेंस को एक्नॉलेज कर दिया है। तो अगर एक्सेप्टेंस देने वाला उस मोड को ना फॉलो करे तो स्टेप 1 है कि हमें शोर मचाना चाहिए, हमें बार बार कहना चाहिए। और अगर हम कहना भूल जाएं तो ये समझ लिया जाएगा कि हमें उसकी एक्सेप्टेंस पे कोई एतराज़ नहीं है, एवरीथिंग इज़ फुली ओके। डन? कोई कन्फ्यूजन गुज़िश्ता दिन के लेक्चर में? जी, अगर जैसे कल आपने वो प्रपोजल बनाया तो अगर वो नहीं कहता है उसे कुछ नहीं पता होता, ठीक है, जो बटवा लेके आया उसे कुछ नहीं पता, लेकिन जब वो घर में एंटर होता है, वो घर में जो वॉचमैन बैठा होता है, ठीक है, उसको बता देता है कि ये ऑफर है, वो एक्सेप्ट। ठीक है। इन्होंने कहा जब वो घर में एंटर हो और वॉचमैन बता दे तो आपकी वो हरकत जिसको एक्सेप्टेंस काउंट किया जाता वो करने से पहले आपको पता लग गया, तो अब ये भाई साहब क्या करेंगे, ये जाके कहेंगे तुमने जो वो ऐलान कराया था उसके मुताबिक ये मैं बटवा ढूंढ के लेके आया हूँ। तो अगर उसको टाइम से पता लग जाता, अगेन एक्सेप्टेंस ऑफर खत्म होने तक दी जा सकती है और रूल के एक्सेप्टर मस्ट बी अवेयर ऑफ द प्रपोजल। तो एक्सेप्टर जब उस मालिक के सामने नहीं पहुंचा तो अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं हुई और उस एक्सेप्टेंस से पहले उसे पता लग गया प्रपोजल का। अब जो वो हरकत करेगा ये जेन्युइन एक्सेप्टेंस
बन जाएगी, चूंकि एक्सेप्टर इज नाउ अवेयर ऑफ द प्रपोजल। एक्सेप्टेंस देने से पहले पहले अगर आपको प्रपोजल का पता लग गया तो ठीक है, वो प्रपोजल मान लिया जाएगा कि आपने सही से एक्सेप्ट कर लिया। जी सर, जिस बंदे ने ऑफर की थी उसने नहीं कहा था कि उसने वॉलेट में पैसे 50,000 हैं पूरे वापस करने हैं, पैसे निकाल के वॉलेट में 25,000 वापस कर देते हैं। जी, इन्होंने कहा कि जो मेरा बटवा है अगर किसी को मिले उसमें 50,000 रुपये हैं, जो पूरे के पूरे 50,000 मुझे एज इट इज़ वापस करेगा तो मैं इनाम के तौर पे 10,000 रुपये या 20,000 रुपये उसे दूंगा। अब वो भाई साहब ने पहले से ही 25,000 निकाल के साइड पे रख लिए और इसको 25,000 वापस किए और कहा कि कानूनी तौर पे मैं हक रखता हूँ कि मैं आपसे 20,000 का इनाम लूँ। तो अब दो बातें हैं। नंबर वन, वो कानूनी हक नहीं रखता, उसे पता तो था प्रपोजल का, लेकिन उसने एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट नहीं थी। जो शर्त बताई गई थी उसको फॉलो नहीं किया कि पूरे के पूरे पैसे होने चाहिए, नंबर वन। नंबर टू, किसी और बंदे के सामान में से उसकी इजाज़त के बगैर कुछ पैसे निकाल लिए, तो वो अदालत ले जाके, ये तो अदालत नहीं ले जा सकता कि जी मुझे इनाम नहीं मिला, लेकिन वो अदालत ज़रूर ले जा सकता है कि ये भाई साहब ने चोरी की है। बंदा ऐलान ना करे जी, अगर एक बंदा ऐलान ना करे और आपको अपने दोस्त का बटवा मिले और आप उसमें से 25,000 निकाल लें, उसने ऐलान नहीं किया हुआ, तो भी अपने दोस्त के बटवे में से भी 25,000 निकाल लेना बगैर उसकी रजामंदी के, ये कहीं से मुनासिब बात नहीं है। लेकिन मज़े की बात है, अभी हमने सिर्फ ऑफर एक्सेप्टेंस पढ़ा है ना, तो अभी हमारा ध्यान और तरफ नहीं जा रहा। आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे लीगल इलीगल किसे कहते हैं, फिर आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे फ्रॉड किसे कहते हैं। तो अभी तो हम पहले चैप्टर में हैं, अभी तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 10 चैप्टर्स हैं, तो 10 में से पहला चैप्टर पढ़ते साथ ही हमारे दिमाग में बड़े ज़बरदस्त ख्यालात आ रहे हैं। तो वो इंशाल्लाह थोड़ा सा और पढ़ते जाएंगे तो फिर हम ज़रा ज़्यादा बेहतर तरीके से जज करना शुरू हो जाएंगे। लेकिन अनलॉफुल हरकत अनलॉफुल है, किसी के बटवे में से उसकी इजाज़त के बगैर पैसे निकाल लेना एब्सोल्युटली गलत है। जी, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में एक सवाल जो आप अक्सर किया करेंगे, जी कैसे पता लगेगा कि वो झूठ बोल रहा है? तो मैं यहाँ पे कहूँगा कि भाई ये हमारा काम ही नहीं है, ये अदालत का काम है। जब वो बंदा उसको अदालत लेके जाएगा और अदालत में एक बंदा कहेगा कि इसमें 25,000 थे, दूसरा कहेगा 50,000 थे, तो अदालतों में फिर क्या होता है, कुछ गवाह का कॉन्सेप्ट आता है, फिर कुछ सबूत होते हैं, फिर कुछ ज़बरदस्त से वकील होते हैं, फिर वो वकील अपनी वकालत के थ्रू साबित कर रहे होते हैं, पूरे कत्ल के केसेस अदालत में सॉल्व हो जाते हैं। ये तो फिर 25,000 रुपये का वो है, चोरी है। और फिर हो सकता है उसके फ़ौरन बाद वो उन पैसों का खर्च होने की एविडेंस से कुछ ना कुछ पता लग जाए। तो एक काम हमने करना है हमेशा लॉ में, इतनी टेंशन ज़रूर लेनी है कि ये इस मुद्दे में लॉ कौन सा लगेगा, लेकिन उसके बाद अदालत में साबित कैसे होगा? उसने झूठ बोल दिया तो क्या होगा, मुकर गया तो क्या होगा, गवाह मुकर गया तो क्या हुआ, साइन झूठे कर दिए तो क्या होगा? ये मसले हमारे स्कोप से बाहर हैं, ये अदालत में इंटरप्रिटेशन से देखे जाएंगे। एलएलबी में एक पेपर होता है इंटरप्रिटेशन, वो इसके ऊपर बात करता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमने सिर्फ ये पढ़ना है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है। तो आपने मुजरिम को अदालत के दरवाजे पर छोड़ने और दौड़ लगा देनी है। फिर ये नहीं कहना सर अगर अदालत वाले बिक गए तो क्या होगा। ज़ाहिर हम तौहीन अदालत नहीं कर सकते, हम लॉ पढ़ रहे हैं, तो लॉ पढ़ते हुए हम हमेशा अदालत को इंतहाई मोहतरम, मुअज़्ज़िज़ और ईमानदार हस्ती कंसिडर करेंगे। ठीक है, ऊपर से कैमरा भी चल रहा होता है, तो ज़ाहिर है मतलब एक ऐसी चीज़ जो पब्लिकली अवेलेबल होनी है और उसमें से ख़तरनाक सा कोई क्लिप निकाल के कोई जो है ना साबित कर दे कि लॉ पढ़ाने वाले एक चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कानून के ऊपर एतराज़ किया, तो आपको पता है कानून से तो हर शरीफ आदमी डरता है। अब तो कप्तान तक डरना शुरू हो गए हैं, तो पहले सिर्फ शरीफ लोग डरते थे। तो चलें, आपको जुमला समझ आ गया कि हर शरीफ आदमी कानून से डरता है। पहले इस तरह से होता था, जब खान की हुकूमत थी तो वो शरीफ लोग जो है वो छुप रहे होते थे। अब शरीफ लोगों की हुकूमत है तो खान भाई जो है वो अंदर मौजूद है। सबसे सेफ जगह, बाहर होगा तो ज़्यादा तकलीफ होगी। जी, इन्होंने कहा सब कमाल आसिम अंकल का है। सब कमाल हमारे उन जमहूरी लीडर्स का है जो सोए हुए फौजियों को जगा के कहते हैं कि तुम मुदाखलत क्यों नहीं करते। सुकून से सो रहे थे, साइड पे थे, कह के टीके लगा के टीजर दे के कि बीच में घुसो, आओ बीच में पढ़ो। उन्होंने कहा ठीक है, फिर जब करना ही हमने तो सब सारे साइड पे हो जाओ। तो काफ़ी हद तक जो है ना पाकिस्तान ने चंद साल जमहूरी देखे। मिसाकी जमहूरियत एक हुआ था पीपल्स पार्टी और नून लीग का, इन्होंने मिलकर तय किया था अब कोई फौज को नहीं बुलाया करेगा, ना तुम ना हम, जिसको एक दूसरे से मसला एक दूसरे को जाके चपेड़े करा देंगे, फौज को नहीं बुलाना। तो ये कुछ अरसे इस मिसाकी जमहूरियत में एक दूसरे को ये बर्दाश्त करते रहे, लेकिन खान साहब ज़रा ज़्यादा जोश में थे,
और वो उस मिसाक का ऐसा नहीं थे। उन्होंने कहा ये तो आपस में दोस्ती करके बैठ गए, मेरी तो बारी नहीं आनी। उन्होंने जाके उनसे कहा कि जी आप अच्छे लोग हैं, मैं भी अच्छा आदमी हूँ, दो अच्छे लोगों को मिल के चलना चाहिए। मिल गए, लेकिन हुआ ये कि कुछ अरसे बाद उन्हें वो अच्छाइयाँ नज़र आना बंद हो गई खान साहब को। तो फिर जो लेके आए थे उन्होंने कहा जैसे हम ला सकते हैं वैसे हम वापस भी ले जा सकते हैं। और वो जो मिसाक करके बैठे थे उन्होंने कहा अब ये तो रास्ता खुल गया है, अब एक ही तरीका है दोबारा से इन लोगों से दोस्ती कर ली जाए। तो बस अब जो अच्छी दोस्ती करेगा वो सामने होगा, जो अच्छी दोस्ती नहीं करेगा वो मुश्किल में होगा। आपके सामने पहली दफ़ा कोई लीडर जेल में गया है, हम बचपन से देखते आ रहे हैं लीडर जेल छोड़े फांसी तक लग जाती है लीडर्स को। वो भुट्टो जो आज तक जिंदा है उसको जेल में रखे रखे फांसी देती थी, जो उस वक्त का सबसे पॉपुलर लीडर था इस वाले पाकिस्तान का। चलें, तो अदालत से आपने पंगा नहीं लेना। अदालत में कैसे साबित होगा, अदालत क्या करेगी, कैसे करेगी, वो अदालत वालों का काम है। हमने मुजरिम उनके हवाले करके और दुड़की लगा देनी है और मान लेना है कि उसके साथ सही इंसाफ हो गया होगा। तो हमने कागज़ पे लिख देना है यहाँ ये बंदा गिल्टी है और ये गिल्टी नहीं है। गिल्टी साबित कैसे होगा, इसको सज़ा मिलेगी नहीं मिलेगी वो हमारे इख्तियार में नहीं है, हम वो चीज़ अदालत के ऊपर छोड़ देंगे। डन। अब एक्सेप्टेंस हमें बड़े भरपूर तरीके से समझ आ गई है, एक्सेप्टेंस के एसेंशियल समझ आ गए हैं। और एक बहुत छोटा सा यूनिट हमने छोड़ा और आप हैरान हो रहे होंगे कि इसके लिए एक अलग दिन क्यों रखा। जहाँ इतनी डिस्कशन हुई थी 3-4 लाइनें और वो करते थे, वहाँ कॉन्सेप्ट है रेवोकेशन का। रेवोकेशन का क्या मतलब होता है भला? तोड़ देना। क्या क्या तोड़ा जा सकता होगा? ऑफर और एक्सेप्टेंस। अब सवाल ये कि अगर एक बंदे ने दूसरे को ऑफर दी हुई है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ हुआ है? नहीं। लेकिन अगर एक बंदे ने दूसरे को एक्सेप्टेंस दी हुई है तो कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ हुआ है। तो अब सवाल ये है कि ऑफर कैसे तोड़ी जा सकती है खतों वाले तरीके में। आमने सामने तो बहुत आसान है, एक बंदे ने दूसरे को ऑफर दी बोल के, ये ऑफर कब तक कॉन्ट्रैक्ट में नहीं बन जाएगी? जब तक सामने वाला एक्सेप्ट ना कर ले। तो उसके एक्सेप्ट करने से पहले पहले आप अपनी दी हुई ऑफर वापस ले सकते हैं। लेकिन वंस उसने एक्सेप्ट कर दिया तो चूंकि कॉन्ट्रैक्ट बन गया तब आप ऑफर खत्म नहीं कर सकते। अच्छा, और सामने सामने वाले दौर में जो एक्सेप्टेंस वाला है वो तो अगले ही सेकंड फंस जाता है। आपने कहा ये ऑफर है, उसने कहा यस, जैसे उसने यस की एक्सेप्टेंस आप तक पहुंच गई, अब वो अपनी एक्सेप्टेंस खत्म ही नहीं कर सकता। तो जो ऑफर और एक्सेप्टेंस का खत्म करना है इसका ज्यादा खिचड़ी पकती है खतों वाले टाइम पे। खत अभी रास्ते में, ऑफर तक खत पहुंचे ही नहीं, ऑफर का खत रास्ते में है अभी पहुंचा ही नहीं, या पहुंच गया है इसने जवाब नहीं दिया। तो अब अगला मुद्दा हमारा ये है कि ऑफर कब तक रिवोक हो सकती है और एक्सेप्टेंस कब तक रिवोक हो सकती है। आसान अल्फाज में ऑफरर के नज़दीक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होने से पहले पहले तक वो अपनी ऑफर वापस ले सकता है, और एक्सेप्टर की नज़र में एक्सेप्टेंस के या कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने से पहले पहले वो अपनी एक्सेप्टेंस वापस ले सकता है। कल की तारीखें याद हैं कुछ? ऑफर हुई थी, ए ने बी को ऑफर की थी, ए ने बी को 9 मई को ऑफर भेजी थी। वो ऑफर यहाँ पहुंची कब थी? 9 जुलाई को पहुंची थी। ये थी ऑफर, ये हम रेड कलर से लिख लेते हैं ऑफर। फिर एक एक्सेप्टेंस थी, वो बी ने दी थी, वो कौन सी तारीख थी भला? 15 जुलाई। 12 चलें हम यहाँ तारीख बराबर पहुंचा देंगे, कोई मसला। 12 जुलाई से पहुंची कब थी? 11 सितंबर को। ये क्या चीज है? एक्सेप्टेंस। अब सवाल ये है कि क्या ऑफर रिवोक हो सकती है, क्या एक्सेप्टेंस रिवोक हो सकती है? जवाब है जी, बिल्कुल ऑफर भी रिवोक हो सकती है, एक्सेप्टेंस भी रिवोक हो सकती है, अगर सही टाइम पे सही तरीके से रिवोक की जाए तो। ए ने ऑफर दे दी है, ए कानूनी तौर पे तब फंसेगा जब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा, और बी भी कानूनी तौर पे कब फंसेगा? जब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट होगा। थोड़ा सोच के बताएं, ए के नज़दीक किस दिन वो इस कॉन्ट्रैक्ट पे बाउंड हो जाएगा? जब बी लेटर रवाना करेगा। यानी ए इस दिन बाउंड हुआ है, ए इस दिन बाउंड हुआ है।
मैं कह सकता हूं एक ही नज़र में कॉन्ट्रैक्ट आज क्रिएट हो चुका है, हालांकि उसको पता भी नहीं। और बी ने एक्सेप्टेंस रवाना की, और बी किस दिन बाउंड हुआ था भला? तो इस दिन बी बाउंड हुआ है, यानी उसके नज़दीक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो चुका है। ए के भेजे हुए डॉक्यूमेंट को ऑफर कहते हैं और बी के भेजे हुए डॉक्यूमेंट को एक्सेप्टेंस कहते हैं। अगर कभी पेपर में भूल जाए कि ये लोग अपने डॉक्यूमेंट को कब तक रिवोक कर सकते हैं, तो आपने सोचना है इन लोगों की नज़र में कॉन्ट्रैक्ट कब क्रिएट हुआ है। ऑफर देने वाला ए, यानी ऑफर, तो ऑफर को रिवोक कौन करेगा? ए। ऑफर इसने दिया ना, रिवोक करना वापस ले लेना, तो ए अपनी ऑफर को उस दिन से पीछे पीछे रिवोक कर सकता है जब ए के नज़दीक कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हुआ। ये एग्जैक्टली वही दिन है जो ए के नज़दीक एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन का दिन था। तो ए अपनी ऑफर को एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन ए की नज़र वाले दिन से पहले पहले रिवोक कर सकता है। ए ने ऑफर भेजी, 9 जुलाई को पहुंची, अभी जवाब रवाना नहीं हुआ। अगर 10 जुलाई तक भी रेवोकेशन का पता लग जाता है बी को, तो ऑफर ख़त्म है। लेकिन इसने ख़त का जवाब दे दिया और 15 जुलाई को इसके पास ख़त पहुंचा एक और कि भाई मेरी ऑफ़र फारिग है, तो अब वो ऑफ़र फारिग नहीं हो सकती क्योंकि ये जवाब दे चुका हुआ है, अब कॉन्ट्रैक्ट क्रिएट हो गया। तो पुराने ज़माने के ही मसले हैं जिसकी वजह से इस चैप्टर में वाहिद पेचीदा बात तब आती है जब हम आज से 150 साल पुरानी बातें शुरू कर देते हैं। तो एक्सेप्टेंस रिवोक करेगा एक्सेप्टर और ऑफ़र रिवोक करेगा ऑफरर। ऑफरर अपनी ऑफ़र को अपनी नज़र में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन के दिन से पहले पहले रिवोक कर सकता है। अब एक्सेप्टेंस वाले बंदे की बात करते हैं। अच्छा, जब खत पहुंचने में ले ही 2 महीने रहा है तो ये जल्दी कैसे पहुंचाए खत? तो मैंने आपको बताया था कि उस ज़माने में एक और सिस्टम होता था, तार। खत के अलावा एक और फास्ट तरीका होता था, इंटरनेट और बाकी सारी चीज़ें नहीं थी, लेकिन एक टेक्नोलॉजी चल पड़ी थी जिसको आज की दुनिया में फैक्स कहते हैं। कुछ डिजिटल वो हैं सिग्नल्स होते थे, वो टेलीफोन की लाइन के साथ ट्रैवल करते थे। टेलीफोन पुरानी ईजाद है। टेलीफोन की तार के साथ सिग्नल्स वो होते थे, तो मशीन रखी हुई होती थी, फैक्स मशीन। फॉर एग्जांपल, मैंने कराची अगर एक ख़त भेजना है और जल्दी भेजना है, फ़ौरन से भेजना है, तो मैं जाऊंगा लाहौर में ढूंढूंगा कि किसके पास फैक्स मशीन है, और मैं 150 साल पुरानी बात, मैं जाके उसको कहूँगा भाई मैंने कराची एक ख़त तार कराना है। वो कहेगा तार कराना है, इसके तो 150 रुपये लगेंगे, आम खत का 1 रुपये है, तार के 150 रुपये लगेंगे। मैं कहूँगा भाई ले लो 150, लेकिन पहुँचना 1 मिनट में चाहिए। उसने कहा जी 1 मिनट में पहुँच जाएगा। तो ये फैक्स मशीन में वो कागज़ डालेगा, फैक्स मशीन उसको स्कैन करेगी और उसका एक डिजिटल इमेज जो है उसको छोटे छोटे सिग्नल्स में डिवाइड करके टेलीफोन की तार में डाल देगी। वो तार से कराची पहुँचेगा। कराची में भी जिसको मैं तार भेजूंगा वो किसी ऐसे बंदे के पास आएगा जिसके पास फैक्स मशीन है। फैक्स मशीन तारों से सिग्नल लेके उसका प्रिंट निकाल देगी कागज़ के ऊपर। तो दिखने वालों को ऐसा लगता था कि हमने ख़त वहाँ से डाला और यहाँ से निकाला, तो माना जाता था कि ख़त तार हो गया है, कि ख़त तार के अंदर गोल गोल घूम के चला गया और दूसरी तरफ से एज इट इज़ निकल आया। तो एक तरफ से वो स्कैनर का काम करता है, यानी फैक्स मशीन दोनों तरह से काम करती है। सेंड करते हुए वो स्कैनर है और रिसीव करते हुए वो प्रिंटर है। तो उस ज़माने में फैक्स मशीन होती थी, तो फास्ट कम्युनिकेशन के लिए मेथड इस्तेमाल होता था तार का। ये महंगा होता था तो लोग इसको नहीं इस्तेमाल करते थे और ऑर्डिनरी ख़त वाले तरीके से कम्युनिकेट करते थे। लेकिन फ़र्ज़ करें आपने एक ऑफ़र भेजी है 9 मई को और 9 जून को आपको एहसास हुआ ये मैं क्या कर बैठा हूँ। अब अगर आपने उसी तरीके से ख़त भेजा तो वो तो जब तक पहुँचेगा तब तक एक्सेप्टेंस पर बाउंड हो गए होंगे। तो ये भाई साहब फिर तार या किसी ज़्यादा तेज़ रफ्तार मैकेनिज़्म को यूज़ करेंगे। और ज़्यादा पुराने ज़माने की बात करें तो घोड़ों पे कुछ कासिद जो है वो ख़त लेके जाते थे फास्ट रफ्तार के लिए, और स्लो रफ्तार ऊँटों के काफ़िले होते थे। तो नॉर्मल ख़त ऊँटों के काफ़िले पे जाता था, लेकिन अगर तेज़ रफ्तार ख़त होता था, जंगी जो मैसेजेस जाते थे वो एक कासिद को देते थे और एक वो तेज़ रफ्तार घोड़े पे तेज़ी से दौड़ता हुआ दूसरी तरफ पहुँच जाता था। तो आपने अगर अपनी ऑफ़र रिवोक करनी है तो ज़्यादा फास्ट वे ऑफ कम्युनिकेशन को यूज़ करके ये वाली तारीख से पीछे पीछे अपनी ऑफ़र रिवोक कर दें। अच्छा, ऑफ़र वाले के बाद फिर टाइम ज़्यादा है, क्योंकि खत पहुंचने के बाद हो सकता है कुछ वेटिंग टाइम भी हो, लेकिन ये भाई साहब के पास तो बिल्कुल टाइम नहीं है।
इसका खत जैसे ही यहां पहुंच गया ना, ये बाउंड हो जाएगा। तो अगर एक्सेप्टेंस वाले ने अपनी एक्सेप्टेंस खत्म करनी है तो वो कब तक कर सकता है? अपनी नजर में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन वाले दिन से पीछे पीछे। जो रिवोक कर रहा है उसकी नज़र में तो उसने उस दिन जिस दिन खत भेजा रिवोक हो गया, लेकिन टेक्निकली रेवोकेशन की कम्युनिकेशन तब होगी जब रेवोकेशन पहुंचेगी। तो रेवोकेशन पहुंच जानी चाहिए। ऑफर की रेवोकेशन कब तक पहुंच जानी चाहिए? एक्सेप्टेंस के रवाना होने से पहले पहले। और एक्सेप्टेंस की रेवोकेशन कब तक पहुंच जानी चाहिए? एक्सेप्टेंस का खत पहुंचने से पहले पहले। कहानी समझ आई? तो कल हमने एक्सेप्टेंस की जो टाइमलाइन देखी थी उसमें अब हम रेवोकेशन की टाइमलाइन ले आए। किताब से पूछते हैं, चंद लाइंस ही थी हमारी जो आज का टारगेट था, तो मैं भी इसलिए इजी था, मैंने कहा चलो एक छोटी सी मीटिंग करते हैं, लेकिन ज़्यादा ही लंबा हो गया काम। चले, मुझे सज़ा मिल गई। टाइमिंग ऑफ रेवोकेशन ऑफ एन ऑफर। ऑफर की रेवोकेशन की टाइमिंग क्या है? अ प्रपोजल यानी कि ऑफर मे बी रिवोक एट एनी टाइम बिफोर एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस से पहले पहले आमने सामने जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें आपने एक्सेप्टेंस से पहले रिवोक कर देना है, और जो आमने सामने वाले नहीं है अगला, और द कम्युनिकेशन ऑफ इट्स एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज अगेंस्ट द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। प्रपोजर ऑफर अपनी ऑफर को तब तक रिवोक कर सकता है जब उसकी नज़र में एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हो गई है। और हमारी एग्जांपल में याद है वो डायगोनल जो कल बनाया था, ऑफरर के लिए 12 जुलाई है वो डेट जब एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन हुई है, और एक्सेप्टर के लिए 11 सितंबर। तो ऑफरर कब तक बाउंड है? ऑफरर कब तक अपनी ऑफर रिवोक कर सकता है? बिफोर द कम्युनिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस इज कंप्लीट एज पर द प्रपोजर बट नॉट आफ्टरवर्ड। एक्सेप्टेंस की टाइमलाइन देखते हैं। Acceptance can be revoked at any time before the communication of acceptance is complete as against the acceptor but not। तो आसान अल्फाज में कल जो हमने टाइमलाइन देखी थी एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन की, तो ऑफरर के नज़दीक जिस दिन होगी वो उस वक्त तक ऑफर रिवोक कर सकता है, एक्सेप्टर के नज़दीक जब तक होगी वो उस वक्त तक एक्सेप्टेंस रिवोक कर सकता है। तो ये इस चैप्टर में ये एक्सेप्टेंस की कम्युनिकेशन और रेवोकेशन की कम्युनिकेशन है, ये थोड़ा सा टेक्निकल पॉइंट है, लेकिन विद एग्जांपल्स और विद सिचुएशन हमने समझने की कोशिश की। तो क्या ये सबको समझ आ रही है? कैंट वाले हजरात तक मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होती है? ठीक है। आगे के दिनों में अगर ज़रा थोड़ा सा सफोकेशन की वजह से आवाज़ पहुँचने में दिक्कत हो, मुझे टाइम से बता दीजिएगा, मैं माइक भी यूज़ कर सकता हूँ। हम ज़रा जोश में ज़्यादा होते हैं कि बगैर माइक के काम चल जाए, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ेगी तो माइक इस्तेमाल कर लेंगे। कम्युनिकेशन समझ आई? किताब एक बहुत छोटा सा रूल बताने लगी है कि कम्युनिकेशन रेवोकेशन की कब होती है। जो बंदा भेज रहा होता है रेवोकेशन, जब वो भेजता है वो समझता है मेरी तरफ से हो गई, लेकिन इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि कब उसने भेजी, इंपॉर्टेंट क्या है? कब वो पहुंची। तो जिसको वो कर रहा होता है, जिसको वो रिवोक कर रहा होता है, सामने वाला बंदा, व्हेन इट कम्स टू नॉलेज ऑफ द रिवोकी। अब रिवोकर और रिवोकी कौन होगा भला? जो रिवोक कर रहा है वो रिवोकर है और दूसरा रिवोकी। हमने एक्सेप्टर ऑफरर नहीं बोला, चूंकि इनमें से कोई भी रिवोकर हो सकता है। ऑफरर ऑफर को रिवोक कर सकता है और एक्सेप्टर एक्सेप्टेंस को रिवोक कर सकते हो। तो क्या ये सारी चीज, ये सारी बातें हमें सही से समझ आ रही हैं? पक्की बात है। तो हम लोगों ने अपना पहला चैप्टर जो है वो उसको समझा, और थोड़ा सा एक मिजाज सेट हो गया कि हमारा हर दिन किस तरह से होगा कि हम पहले से समझेंगे। पहले पिछले दिन के सवालों का रिकैप लेंगे, फिर अगले दिन जो हमने पढ़ना होगा उसे पहले साइड पे जाके समझेंगे, ज़बानी समझेंगे, फिर उसको इंग्लिश में जाके देखेंगे कि किस तरह से है। हो सके तो कल एक दफ़ा पूरे चैप्टर को ज़रा रिवाइज करके आइएगा, तो थोड़ा सा मैं आपको दिखाता हूँ कि आईकैप के सवाल किस तरह से आते हैं। तो कल का दिन डेडिकेटेड होगा कि आईकैप में हमने पेपर कैसे अटेम्प्ट करना है। चूँकि आप लोग इससे पहले एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम करते रहे हैं, तो मैं आपको बताऊंगा कि फिजिकल एग्जाम किस तरह का है, वो किस तरह से डिवाइड हुआ वो हो, तो एमसीक्यू और सब्जेक्टिव कितने हैं, एमसीक्यू की क्या स्ट्रेटेजीज़ हैं, सब्जेक्टिव की क्या स्ट्रेटेजीज़ हैं, और हम फ़ायदा उठाएंगे इस चैप्टर का कि ये चैप्टर आपने पढ़ा हुआ है तो इसके सवालों को हम एग्जाम्पल के तौर पर कोट कर सकेंगे। डन।
तो कल का दिन हमारा जो है वो आई कैप का पेपर को समझने और यहाँ पे सवाल हमने कैसे करने हैं उसके लिए तो काफ़ी अहम दिन है। आपने मार्क करके रख लेना है। कभी भी तैयारी करते हुए अगर आपको इसमें कन्फ्यूजन हो तो वो आपने ये थर्सडे वाला लेक्चर जो कि हमारा सेशन का सेकंड थर्सडे होगा उसको ज़रूर जहन में रखना है। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला मिलते हैं कल।